Namaskar, very good morning. Today is 15th of April, Monday, and your favorite editorial session is live on air. ठीक है, अब हम चलते हैं बिल्कुल अपने आज के एडिटोरियल सेशंस की तरफ. क्या क्या इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स वो डिस्कस करने से पहले एक बार मैम के गुड मॉर्निंग कमेंट्स एक बार ले लेते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन. आज हम लोग काफी सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल आज का. देखिए सबसे पहले अगर हम आर्टिकल की बात करें तो देखिए ये वाला आर्टिकल है हमारा सबसे पहले, सीक्रेट्स एंड एजेंट्स. एक बार स्क्रीन को जूम कर दिया जाए. ठीक है, देखिए सीक्रेट्स एंड एजेंट्स नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि क्या बातें हो रही होंगी सीक्रेट्स एंड एजेंट्स का. एक बार इसके हम लोग सब हेडिंग को पढ़ लेते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है. The arrest of Julian Assange raises fears about suppression of the right to information. Right to information से रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जूलियन असांज का भी एक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एक नरेशन दिया गया है. तो किस टाइप के फियर की बात हो रही है, क्या राइट टू इंफॉर्मेशन यहाँ पे बातें हैं, जानेंगे मैम से. चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बॉक्स में देख लेते हैं पहला पॉइंट. This article is about the arrest of Julian Assange, the head of anti-secrecy website WikiLeaks on 11th April from Ecuador. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है जूलियन असांजे. जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस नेम है, विकीलीक्स के हेड हैं. इन्होंने क्या बोलते हैं, यूएस के कुछ डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था 2011 और 10 में. जो वॉर चल रहा था अफगानिस्तान और यूएस के बीच में, उन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था. ये इनके ऊपर एक चार्जेस था. प्लस स्वीडन में एक सेक्सुअल असॉल्ट का इनके ऊपर एलिगेशन था. इन दोनों ही एलिगेशन से बचने के लिए ये भाग गए थे और ये 2012 से इक्वेडर में रह रहे थे और फाइनली 11th अप्रैल को इनका अरेस्ट हो चुका है. जो इक्वेडर की एम्बेसी है लंदन में, वहां से इनको अरेस्ट किया गया. सेकेंड पॉइंट पढ़ लेते हैं. Ecuador President Lenin Moreno withdrew his country's grant of asylum to Mr. Assange for repeated violations to international conventions and daily life protocols. अच्छा, अभी तक क्या था, इक्वेडर ने कहा हुआ था कि हम इनको असाइलम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो यूएस के जो ऑफिशियल्स थे वो इनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे. लेकिन कुछ दिन पहले अभी इक्वेडर के जो प्रेसिडेंट है लेनिन मोरेनो, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि हम ये जो असाइलम है वो असांजे से हटाते हैं और इसके बाद ही जो लंदन के जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उन्होंने इनको इक्वेडर की एम्बेसी से अरेस्ट कर लिया. इसके बाद देख लेते हैं क्या है. जूलियंस अरेस्ट हैज रिन्यूड अ ग्लोबल डिबेट ऑन बैलेंसिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन or right to information with considerations towards the national security of a country. अच्छा, अभी क्या हुआ, इनके ऊपर इतने चार्जेस थे, काफी टाइम से भागे हुए थे, अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है. लेकिन अरेस्ट होने के साथ एक ग्लोबल डिबेट शुरू हो गई है कि किस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन में. क्योंकि क्या है, ये एक जर्नलिस्ट इनको कह सकते हैं क्योंकि इनकी जो वेबसाइट थी विकीलीक्स, वो कोई मतलब न्यूज चैनल तो नहीं है, लेकिन एक तरीके का मतलब जर्नलिज्म ही था इनका. और उसको रोकना कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन दोनों चीजों को रोकना हुआ. तो काफी सारे लोग इसके सपोर्ट में हैं कि हाँ इनका अरेस्ट होना चाहिए था, और काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका अरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाएगा तो सच बातें, जो सही बातें हैं, वो आगे सामने नहीं आ पाएगी पूरी दुनिया के सामने. तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर आर्टिकल से अगर हम इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फैक्ट अगर निकालें तो 3 कंट्रीज यहां पे डिस्कशन किए गए हैं, एक स्वीडन, एक यूएस और इक्वेडोर. तो जाहिर सी बात है इन तीनों के हेड ऑफ द स्टेट, कैपिटल, करेंसी, नेशनल फ्लैग्स, ठीक है, इनको जानना जो है आप सब बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहां क्या लिखा हुआ है. अगर हम इस बार 2019 के इलेक्शंस मैनिफेस्टो की बात करें तो ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि एंडिंग पॉवर्टी इस बार जनरली जो अपोजिशन है वो भी लेकर के चल रहे हैं कि एंडिंग पॉवर्टी पिछले सालों में जो नहीं हो पाया, गरीबी जो नहीं हट पाई, वो इस बार हम लोग गरीबी हटाएंगे. ठीक है, तो यहां पे भी देखिए लिखा हुआ है नेसेसरी स्टेप्स टू एंडिंग पॉवर्टी. क्या इसके सब हेडिंग में है, देखिए लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ हेल्थ,
एजुकेशन एंड पब्लिक सर्विस मैटर्स मोर देन इनकम सपोर्ट स्कीम्स। वही कहा जा रहा है कि एक के बाद एक गवर्नमेंट जो है वो इनकम सपोर्ट स्कीम्स की बारे में बात कर रही है। अपोजिशन जो है वो मिनिमम आपका वेजेस, मिनिमम एक इनकम की बात कर रही थी। तो यहां पे जो राइटर हैं उनका, ये बालाकृष्णन साहब, उनका ये कहना है कि सिर्फ इनकम सपोर्ट स्कीम्स की बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक सर्विस भी काफी ज्यादा मैटर करता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बात की गई है जो बीजेपी और कांग्रेस दो तरह की इनकम सपोर्ट स्कीम्स लाई हैं। एक तो न्याय, हम सबको पता है अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी ने इसको डिक्लेयर किया है न्याय के बारे में, न्यूनतम आय योजना, ठीक है। और दूसरा एक जो मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम बीजेपी ने लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, इन दोनों का पूरा इम्पैक्ट कंट्री पे, इसके बारे में ही इस पूरे आर्टिकल में डिस्कशन है। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होगा ये, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि न्याय और पीएम के जो किसान सम्मान निधि योजना है उनके साथ साथ और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे काफी डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। अ टेल ऑफ टू मैनिफेस्टोज। बिल्कुल, अ टेल ऑफ टू मैनिफेस्टोज। यहाँ दो मैनिफेस्टोज, दो अलग अलग टाइप के मैनिफेस्टोज की यहाँ पे कहानी कही गई है। क्या इसका सब हेडिंग है, देखिए। द कांग्रेस हैज अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिया सिक्योरिटी challenges than the BJP does। ठीक है, तो मैम एक बार बताइए यहाँ पे किस टाइप के मैनिफेस्टो की, दो अलग अलग मैनिफेस्टो की बात की गई है, तो बच्चों को जरा से ये डिस्कशन करना है कि यहाँ पे किस अलग अलग टाइप के यहाँ पे विचार यहाँ पे डिस्कशन किए गए हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स जैसे सबको पता है इलेक्शन से पहले पार्टीज अपना अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है। मैनिफेस्टो में वो प्रॉमिस करती है कि हम पावर में आए तो हम ऐसा करेंगे, हम पावर में आए तो हम ऐसा करेंगे। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, दो मैनिफेस्टोज कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टोज का क्या बोलते हैं कंपैरिजन है। और कंपैरिजन एक मेन टॉपिक पे जो है नेशनल सिक्योरिटी, उस पे ये पूरा कंपैरिजन है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है मैनिफेस्टोज में नेशनल सिक्योरिटी वाला टॉपिक कभी भी नहीं आया है, और ये पहली बार है कि नेशनल सिक्योरिटी को इतना ज्यादा हाइप किया जा रहा है। इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। This article is about the manifestos released by Congress and BJP and the inclusion of national security in the manifestos of both the parties। मतलब जो हमने कहा कि दोनों के मैनिफेस्टोज और नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। The BJP manifesto proclaims zero tolerance for terrorism, which it says means giving the security forces a free hand to counter it। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें यह कहा गया है कि हम टेररिज्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस की बात की गई है। उसके साथ ही साथ ये बोला गया है हम फ्री हैंड दे देंगे सिक्योरिटी फोर्सेस को, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस अपने हिसाब से एक्शन कर सकती हैं। हालांकि ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो हमारी फोर्सेस हैं वो गवर्नमेंट के अंदर ही काम करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि हाँ, जो हमारी जो फोर्सेस हैं चाहती हैं पीस मेंटेन करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें बीजेपी अगर पावर में आती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस को अलाउ करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द कांग्रेस मैनिफेस्टो आल्सो टॉक्स ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म बट अपीयर्स टू हैव अ फार मोर प्रोफेशनल अप्रोच। अब देखिए इसमें क्या है कि कांग्रेस भी इसकी बात करती है, लेकिन जो ऑथर है उन्होंने ये बोला है कि कांग्रेस की जो अप्रोच है वो ज्यादा प्रोफेशनल है। इसके बारे में कैसे, क्योंकि कांग्रेस, इसमें हमने दोनों चीज दिखाई हुई, जो डिफरेंस है पढ़ लेते हैं। The most significant difference between the two manifestos is the BJP's inclusion of the National Register of Citizens as a security measure along with revocation of Article 370। अच्छा, यहाँ पे बात तो कर रही थी नेशनल सिक्योरिटी की, पर बीजेपी ने दो ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी जो कहीं भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। यही एक मेजर डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। बात यह है कि जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उसमें आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये कहीं भी सिक्योरिटी रीजन से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं है। दूसरा आर्टिकल 370 जो पार्लियामेंट का ही है आर्टिकल, अगर उसके रिवोकेशन की बात हो रही है तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है बीजेपी के कंपैरिजन में। आगे पढ़ लेते हैं। द कांग्रेस मैनिफेस्टो deals with the troubled states of both the northwest and northeast as issues of conflict resolution, not national security। अच्छा, कांग्रेस ने अस्फा की बात की है, जो हमारा आर्म फोर्सेस एक्ट वाला एक्ट है उसकी बात की है अपने मैनिफेस्टो में, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती
कि ये जो मुद्दा है वो नेशनल सिक्योरिटी का है, वो कहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मुद्दा है। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल है, बीजेपी ने जो भी टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो प्रोफेशनली इंक्लूड नहीं किए हैं। और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में ऑथर ये कहती हैं कि हम लोग समझते हैं कि बीजेपी ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी की तरफ पे फोकस करती है, पर पूरा जितना भी सिनेरियो है, जितना भी कुछ हमने ऊपर डिस्कस किया है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा सीरियस है हमारी नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को देखने में। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है। बिल्कुल, राधा कुमार जी राइटर हैं और वो ऐसा लग रहा है कि जो मतलब कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी उनका जो एक मैनिफेस्टो है नेशनल सिक्योरिटी से, वो कुछ मतलब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनआरसी की भी बात की गई है, तो एनआरसी की बात जो है इन्फिल्ट्रेटर्स को ध्यान में रख करके ये चीज़ यहाँ पे की गई थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने राइटर ने ये भी बताया कि उसका इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आप पैराग्राफ जो है ये एक पर्टिकुलर आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, टेल ऑफ टू मैनिफेस्टोज, काफ़ी अच्छा रहेगा। जितने भी हमारे यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये इनमें से काफ़ी फैक्ट्स और फिगर्स उन्हें मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं हाईवे हर्डल। हाईवे हर्डल, ये आर्टिकल यहां पे क्या कह रहे हैं? द वर्डिक्ट ऑन द चेन्नई सलेम कॉरिडोर रिवील्स द पेरल्स ऑफ फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स। द पेरल्स ऑफ फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। देखिए अब यहाँ पे चेन्नई सलेम मतलब कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। क्या बातें हैं? हाईवे हर्डल, किस टाइप के हर्डल की यहाँ पे बात की गई है, किस टाइप के फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स में पेरल्स की बात की गई है, डेंजर्स की बात की गई है, जानेंगे मैम से। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस आर्टिकल इज अबाउट द मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रपोज चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। अच्छा, इस पे एक हेयरिंग चल रही थी, उस पे मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। इस पूरे आर्टिकल में उसी के बारे में बात की गई है। आगे पढ़ लेते हैं। द कोर्ट हैज रेफर्ड टू हाउ पीसफुल प्रोटेस्ट वर स्टिफल्ड, अनरिटन गैग ऑर्डर्स वर promulgated and police force was used to handle the peaceful protesters who were making a request to spare them and their lands। अच्छा, कोर्ट ने अपने वर्डिक्स में सबसे पहले कहा है कि जो लोग यहाँ पे पूरी बात हो रही है लैंड की, एक एक्सप्रेसवे बनना है, उसके लिए फार्मर्स की लैंड को एक्वायर किया जा रहा था, इसके लिए ही पूरा केस है। उसमें जब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है तो सबसे पहले ये हाईलाइट किया है कि जो लोग हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनकी लैंड को और उन्हें छोड़ दिया जाए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए उनकी लैंड को ना लिया जाए उनसे, ये प्रोटेस्ट पूरा चल रहा था। तो कोर्ट ने सबसे पहले ये चीज़ हाईलाइट की है कि ये जो प्रोटेस्ट था पीसफुल था, फिर भी पुलिस को यूज़ किया गया लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए कि वो अपनी लैंड छोड़ दें। आगे बढ़ लेते हैं। द कोर्ट सेड द नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया cannot acquire land without complying with the requirement of preparing an environment impact assessment report। उसके बाद कोर्ट ने जो ऐड किया है कि जो हमारी हाईवेज एजेंसी है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो कोई भी लैंड तब तक अक्वायर नहीं कर सकती जब तक वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नहीं बनाती, और इस केस में अभी तक ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं बनी है। तो कोर्ट ने कहा है नहाई से कि अभी तक जब आपने एनवायरमेंट असेसमेंट की रिपोर्ट नहीं बनाई है तो आप कैसे किसी भी लैंड को अक्वायर कर रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं कोर्ट ने क्या कहा है। द कोर्ट ऑल्सो एडेड दैट द 8 लेन कॉरिडोर वॉज नेवर रियली क्लियर्ड एज अ प्रोजेक्ट अंडर द सेंट्रल्स भारतमाला परियोजना। अच्छा, इसमें क्या है? भारतमाला परियोजना ये है नेशनल हाईवेज पूरी कंट्री में, यानी इंडिया में पूरी कंट्री में हाईवेज बनाने की एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको भारतमाला परियोजना कहते हैं। और कोर्ट ने ये चीज़ हाईलाइट की कि ये जो चेन्नई और सलेम वाला ये जो एक्सप्रेसवे है, ये कभी भी इस भारत वाला प्रोजेक्ट के अंदर अप्रूव नहीं हुआ था, तो फिर ये कहाँ से आ गया? ठीक है, और मतलब अप्रूव प्रोजेक्ट्स में ये नहीं आता है। तो उसके बाद जो कोर्ट ने कहा कि जो हमारी संस्था है नहाई, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि जो अप्रूव प्रोजेक्ट था चेन्नई मदुरई हाईवे, उसको रिप्लेस करके चेन्नई सलेम प्रोजेक्ट क्यों लिया गया है, इसको क्योंकि नहाई एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, तो वो लोगों की लैंड ऐसे ही एक्वायर नहीं कर सकती है। पहले उसको बताना पड़ेगा कि उसने ये बिना अप्रूव्ड हाईवे क्यों बनाने की कोशिश क्यों की है, क्यों वो लैंड अक्वायर करना चाहता है। और लास्ट में कोर्ट ने यही कहा है कि अब जब ऐसा हो चुका है तो सबसे पहले जो नहाई है उसको क्या करना चाहिए, एक स्टडी करनी चाहिए, एनवायरमेंट रिपोर्ट बनानी चाहिए और लोगों की लैंड अक्वायर नहीं करनी चाहिए। जो ज़रूरी है वही लैंड अक्वायर होनी चाहिए, और इसमें पूरा का पूरा फार्मर्स और रूरल लाइवलीहुड का ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है।
चलिए, काफी अच्छी तरीके से हाईवे हर्डल ये समझ में आ गया होगा बच्चों को। नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आगे वोकैबुलरी में आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके लिए हैं। कुछ अच्छे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स एक दो वर्ड्स आज आपके रिपीट होंगे, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वो वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए, अब वोकैब स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सब बच्चों को बता दूं, हो सकता है कि जब आप ये मतलब वीडियो देख रहे होंगे तब आप में से बहुत सारे बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा कि सर ने तो कहा था कि एडिटोरियल जीए गुरु जो है वो मंडे को हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो बिल्कुल बात सही थी, लेकिन उनका मैसेज बिल्कुल ही ड्रॉप द मैसेज कि उनके ट्रेन लेट हो गई है, ठीक है, तो वो कल से हमारे साथ जो है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल गुरु सेशन में यहां पे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल आप जो है एकदम पहले की तरह जो है अपने एडिटोरियल, अपने फेवरेट एडिटोरियल गुरु का जो एक पसंदीदा जो है आप प्रोग्राम यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी सेक्शन। सबसे पहले वर्ड की अगर हम बात करें तो देखिए लिखा हुआ है इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से मिटाना, अबॉलिश कर देना, पूरी कंप्लीटली समूल विनाश कर देना, उसे हम बोल सकते हैं इरेडिकेट। किसी भी चीज को, कहीं भी अगर बीमारी है, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको कंप्लीटली जो है किसी एक पर्टिकुलर रीजन से इरेडिकेट कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है, जड़ से मिटा दिया जाता है, ठीक है, उस सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समाज की बहुत सारी कुरीतियां होती है, बहुत सारे अब्यूजेस होते हैं, मैल प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको हमेशा के लिए अबॉलिश कर दिया जाता है, इरेडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है। सेंटेंस देखिए, सेवरल मैल प्रैक्टिसेस वर इरेडिकेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है टेंटामाउंट। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू, ठीक है, मतलब किसी की जब आप कंपेयर करते हैं तो किसी के बराबर अगर कोई चीज आप बोल रहे हैं तो फिर उसे हम बोल सकते हैं टेंटामाउंट। जैसे कि बाई चांस अगर आप बोले कि कभी आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं कि सहना भी, अन्याय बर्दाश्त करना भी एक बिल्कुल क्या कहते हैं, अन्याय करने की बराबर है। अन्याय मतलब अत्याचार सहना भी अत्याचार करने के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि अत्याचार सहना जो है वो अत्याचार करने का टेंटामाउंट है, उसके इक्वल है। तो जब भी कोई चीज यहां पे इक्विवेलेंट होती है किसी दूसरी चीज की, तब हम बराबर का जो सेंस इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम बोल सकते हैं टेंटामाउंट, ठीक है। सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस इज टेंटामाउंट टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल सही है, अगर आप किसी भी अन्याय के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, आवाज नहीं उठा रहे, तो ये आपके ड्यूटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके नेग्लिजेंस के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है इनसरमाउंटेबल। देखिए सरमाउंटेबल, सरमाउंट का मतलब होता है किसी को पार करके आगे निकल जाना, ठीक है, किसी को जीत लेना, विक्ट्री करके आगे निकल जाना, ठीक है। सरमाउंटेबल बिल्कुल ये एडजेक्टिव हो गया, यहां पे आपको मैंने इन लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो वो उल्टा मीनिंग हो गया। इनसरमाउंटेबल मतलब कि अजेय, ठीक है, मतलब कि उसको जीता बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जैसे कि जनरली अगर हम महाभारत की बात करें तो अर्जुन को माना जाता है कि वो एक अजेय धनुर्धर है, मतलब कि वो एक ऐसा आर्चर है जिसे कभी भी उस मतलब धनुर्धर विद्या में, ठीक है, उसे कभी भी हराया नहीं जा सकता, वो इनसरमाउंटेबल है उसे हराना, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया। अभी अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो विजय रथ जो है उस पे सवार है धोनी, तो उनको हराना जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के जो है वो एक इनसरमाउंटेबल टीम हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ जो है मुंबई इंडियंस से ही हारेगी। अगर हम आईपीएल की बात करें, आप लोग अगर आईपीएल में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस यहां पे क्या है, एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ है देयर आर इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज इन इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल पीपल्स। बिल्कुल सही है, सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का जो एक स्कीम है, देने की जो एक प्रक्रिया है, देने की जो एक सोच है, उसमें क्या है, काफी ज्यादा इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है पैलिएटिव। देखिए पैलिएट ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आपका वर्ब है पैलिएट, ठीक है, ये आपका वर्ब। यहां से आपके दो वर्ड निकले, पैलिएटिव, ये आपका एडजेक्टिव भी है और आपका नाउन भी है। पैलेटिव का मतलब होता है शांत करने लायक, मतलब काफी ज्यादा इंटेंसिटी है किसी पर्टिकुलर चीज की, ठीक है। आपका कोई वुंड हो गया, कोई घाव हो गया, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, अब कोई दवाई लगाया गया, कुछ एक न्यूज आ गया, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा था, बिरेव्ड मदर, ठीक है, माँ जो है जैसे युद्ध भूमि में कोई मतलब वॉर में उनका बेटा गया हुआ है सोल्जर, काफी दिनों से उसकी कोई खबर नहीं आई और अचानक से गुड न्यूज आ रहा है तो काफी ज्यादा उसे सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो इस तरीके का जो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी को जो हम शांत करते हैं, लो करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं पैलिएटिव, ठीक है। ड्रग्स के मामले में जनरली ये यूज हो सकता है, ठीक, पैलिएटिव मेजर्स भी बोलते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में पैलिएटिव मेजर्स लिया गया, किसी दूसरे कंट्री ने लिया, तो उस तरीके के बीच में ये पैलिएटिव वर्ड काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन
टेंड टू बी पैलिएटिव रादर देन क्यूरेटिव। जो पुराने जो एकदम जो मेडिसिन वगैरह होते हैं वो क्यूरेटिव से ज्यादा पैलिएटिव होते हैं, मतलब कि वो जो इंटेंसिटी को शांत करते हैं इसके बजाय कि उसको पूरी तरीके से क्योर करें। मतलब कि देखो दो तरह के मेडिसिन होते हैं, एक होता है आपके पैलिएटिव मेडिसिन और एक होता है क्यूरेटिव मेडिसिन। मतलब एक जो होता है वो इतना ज्यादा क्योर तो नहीं होगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, जलन जो है उसका जो बहुत ज्यादा एक हाई फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की जो नेगेटिविटी होती है उसको थोड़ा कम कर देती है। मतलब जलन, दर्द, पेन को, जैसा पेन किलर क्या करते हैं, उसको खत्म, उस पूरे जो आपका एक बीमारी है, डिजीज है, जो एलिमेंट है, जो प्रॉब्लम, उसे खत्म नहीं करेगी, पेन को रिलैक्स कर देती है, पेन को रिलीव कर देती है, थोड़ा सा है ना, रिलीव कर देती है। तो वही है यहां पे पैलिएटिव का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ इम्प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा विवेक, विजडम, वाइज जिसे हम लोग बोल सकते हैं, और इम्प्रूडेंट का मतलब हो गया अनवाइज, ठीक है, अनकेयरफुल हो गया, असावधान जिसे हम लोग बोल सकते हैं, लापरवाह जिसे हम बोलेंगे, इनकॉन्शियस जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो हो गया आपका इम्प्रूडेंट। ठीक है, सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ, द बैंक्स वर इम्प्रूडेंट इन मेकिंग द लोन्स। बिल्कुल सही है, बैंक्स जो है वो मतलब लोन्स प्रोवाइड करने में एकदम असावधानी बरत रहे हैं, वो लापरवाह हैं। ठीक है, और मैं आपको जैसे हमेशा कहता हूं कि आज जैसे सुबह 10 बजे क्या होने वाला, आज सुबह 10 बजे के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एरर करेक्शन, 500 एरर करेक्शंस। आपको याद होगा 500 एरर करेक्शंस आज हम लोग जो सीरीज है वो कंटिन्यू करने वाले हैं, और आज भी बहुत मस्त सेशन है क्योंकि आज कम से कम 15-20 सेंटेंस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला स्लाइड। जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका फर्स्ट वर्ड रिक्विजिट। देखिए रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड अमाउंट, पर्याप्त अमाउंट, जितना बोला गया है उतना अमाउंट, आवश्यक अमाउंट। जैसे कि एक एप्लीकेशन आपको खरीदना है और 540 रुपीज चाहिए, तो एटलीस्ट 540 रुपीज जो है वो आपका एक रिक्विजिट अमाउंट हो गया उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको परचेज करने के लिए या फिल करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड अंटिल द रिक्विजिट फी इज पेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ वेयर विदल। ये बहुत अच्छा वर्ड, याद रखिएगा, सेकंड टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पूरे एडिटोरियल वोकैब में। अगर हम बात करें तो ये सेकंड टाइम है जब इस वर्ड को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वेयर विदल का मतलब होता है पैसे, प्रॉपर्टी, मनी, धन, उसे हम लोग बोल सकते हैं वेयर विदल। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे फ्रेंड के पास बहुत सारे पैसे हैं, कि जिस भी चीज पे उसके काफी ज्यादा मतलब लाइकिंग आ जाती है उसको वो खरीद लेता है, कोई भी चाहे कितने भी प्राइस उसकी क्यों ना, वो उसे खरीद लेता है, तो उसके पास वेयर विदल बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेंटेंस देखिए, शी हैड द वेयरविदल टू बाई एनीथिंग विच टुक हर फैंसी। जो भी चीज उसे अच्छी लगती थी वो उसे खरीद लेती थी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसर्निबल। डिसर्निबल का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ऑब्वियस, बिल्कुल एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई जो यूएस है या फिर यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर्स हैं वो बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, डिसर्निबल फैक्ट है। यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो टेंशन है वो भी बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जितने भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, टॉक्स के बारे में जितने भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो वो डिसर्निबल फैक्ट है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, ऑब्वियस है। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं डिसर्निबल। याद रखिएगा, बहुत बार इस्तेमाल होता है ये एग्जामिनेशन में आपके। द स्कैंडल हैड नो डिसर्नेबल इफेक्ट ऑन हिज करियर। बिल्कुल, पॉलिटिशियन का करियर, बहुत सारे स्कैंडल लगाए गए, लेकिन उस स्कैंडल की वजह से उसके करियर में कोई भी प्रत्यक्ष जो एक उलटफेर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ एलिविएट। एलिविएट का मतलब ये होता है कम करना, रिड्यूस करना, और ये भी इंटेंसिटी पेन के सेंस में आता है। बिल्कुल घाव है, कहीं पे कुछ चोट लग गया, आपने वो हल्दी और चूना का जो है पेस्ट लगा दिया, उसने आपके पेन को एलिविएट कर लिया, तो वो हो गया आपका रिड्यूस करना या फिर कम करना। ठीक है, सेंटेंस देखिए क्या बनाया मैंने, द मेडिसिन कुडंट प्रिवेंट हर पेन ओनली एलिविएट इट। मेडिसिन जो है उसके पेन को जो है वो क्या कर सके, उसको पूरे तरीके से खत्म नहीं कर पाई, हाँ उसके पेन को उसने कुछ कम जरूर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है सर्ज। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्ज। देखिए वैसे सर्ज का मतलब होता है जो समुद्र में लहरें उठती है ना, उसे हम लोग बोल सकते हैं सर्ज, और बिल्कुल वो इंक्रीज एकदम ऐसे इस तरीके से उठती है और इस तरीके से फिर गिरती है फिर उठती है, तो उसको जो है उस सेंस में इस्तेमाल भी किया गया, बढ़ने के सेंस में, इंक्रीज करने के सेंस में। तो कभी भी अगर कोई चीज किसी की चीज की डिग्री में, ठीक है, डिजिट्स में इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो वहां पर आप बोल सकते हैं सर्ज्ड। ठीक है, जैसे एनपीए सर्ज्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, लास्ट 2 या 3 साल की अगर बात करें तो एनपीए काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अभी जाकर उसमें थोड़ी सी सुधार आई है। ठीक है, तो सर्ज जो है वो बोल सकते हैं लहर उठना, रश या फिर स्ट्रीम्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस देखिए, कॉन्टामिनेटेड वाटर सर्ज्ड इनटू पीपल्स होम। बिल्कुल एकदम ड्रेन वगैरह का, नालियों का जो पानी वगैरह था, बारिश हुई, ओवरफ्लो कर गए, और जो कॉन्टामिनेटेड वाटर था वो बिल्कुल सर्ज करता हुआ, इंक्रीज करता हुआ, लहरें मारता हुआ वो लोगों के घर में घुस गए। ठीक है,
तो ये थे आपके 10 वर्ड्स। आज के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, याद करिएगा उन्हें। और कैसे याद करना है आपको? सेंटेंस बना करके। केवल ऐसे याद करिएगा तो याद बिल्कुल भी नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर सेंटेंस बनाएगा, पर्टिकुलर एक एक वर्ड से एक एक सेंटेंस आप सबको बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं आज के 7 फैक्ट्स की तरफ। इक्वाडोर बिल्कुल जैसा मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट नेशन भी हो गया है, क्योंकि जैसे कि अभी इसका एक रिलेशन हमारे आज के आर्टिकल से है। तो आज का जो 7 फैक्ट ऑफ द डे है वो इक्वाडोर से, ठीक है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स चलिए देख लेते हैं। पहले हमने लोकेशन देख ली इक्वाडोर की, अब हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इज इट अ लैंडलॉक कंट्री? तो साफ साफ इमेज में दिख रहा है, एक तरफ सी है बाकी तरफ कंट्रीज हैं, तो ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं लैटिट्यूड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें साफ साफ दिख रहा है इक्वेटर की जो लाइन है वो इक्वाडोर से पास हो रही है, तो इक्वेटर पास होता है, बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न इक्वेटर से पास नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर लेनिन मोरेनो। अभी हमने आगे आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं इक्वाडोर में, ठीक है। द कैपिटल ऑफ इक्वाडोर इज क्यूटो एंड करेंसी इज यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। आइए उसके बाद देख लेते हैं नेबरिंग कंट्रीज। चलिए तो देख लेते हैं कोलंबिया, ब्राजील, पेरू। जो आसपास की कंट्रीज हैं वो इतनी ही हैं। हमने हालांकि एक दो और कंट्रीज आगे इंक्लूड किए जिसके हम लोग आगे कैपिटल और करेंसीज देखेंगे। तो फटाफट से अब आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ। नेसेसरी स्टेप्स टू एंडिंग पॉवर्टी, ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। It is by now close to 50 years since Indira Gandhi brought the idea of eradicating poverty into the electoral arena in India. गरीबी हटाओ had been her slogan. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई, करीब 50 साल हो गए हैं जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में इरेडिकेटिंग पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो ये टॉपिक है इसको इलेक्शन में लाने की कोशिश की, और उस टाइम उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। आगे देख लेते हैं ऑथर ने क्या लिखा है। सो इफ देयर हैड बीन अ फोकस ऑन पॉवर्टी इवन 50 years ago, व्हाई हैव वी नॉट सीन इट एंड? मतलब अगर 50 सालों से पॉवर्टी हटाने की कोशिश की जा रही है तो अभी तक पॉवर्टी खत्म क्यों नहीं हुई है? आगे पढ़ लेते हैं क्यों। This is because the approach of public policy to the problem has been to initiate schemes which could serve as no more than a palliative as suggested by the very term poverty alleviation commonly used in the discourse of this time. अब जैसे कि सर ने बताया था palliative मतलब ये जो हमने पॉवर्टी हटाने के लिए हम लोगों ने जो पॉलिसीज लाई वो मेयरली क्या था, स्कीम्स लाना जो क्या करती हैं, जो स्टार्टिंग में जो धीरे धीरे स्टार्टिंग में जरा सा तो आराम देती है लेकिन मेजर जो रूट कॉज है उसको खत्म नहीं करती है। और यही रीजन है कि 50 सालों से हम पॉवर्टी को हटा नहीं पाए हैं। आगे ये लिखा है सजेस्टेड बाय द टर्म पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब पॉवर्टी को कम करना, हटाना नहीं। तो ये मेजर जो कॉन्सेप्ट है वही रॉन्ग है, हमें पॉवर्टी को जड़ से हटाना है, पर वैसा किया नहीं जा रहा है। और यही एक रीजन हो सकता है कि 50 साल होने के बाद भी पॉवर्टी खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। These schemes fail to go to the root of poverty, which is capability deprivation that leaves an individual unable to earn sufficient income through work or entrepreneurship. ठीक है, ये जैसे हमने बात की कि ये स्कीम रूट कॉज पे नहीं जाती पॉवर्टी की, खाली एक स्कीम्स ले आती हैं जो कुछ देर के लिए लोगों को शांति आराम दे देती हैं, लेकिन मेजर जो रूट कॉज है पॉवर्टी का उसको खत्म नहीं करती। लोग इनकम नहीं जनरेट कर पाते, उनके पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं होता, तो आप थोड़े से पैसे दे भी देंगे तो कुछ दिन बाद वो फिर से उसी स्टेज पे आ जाएंगे। तो हम ऐसी कोई भी पॉवर्टी एलिविएशन की हम पॉलिसी नहीं ला रहे हैं जिसमें हम एक अच्छे सा मतलब इनकम का सोर्स दे पाए लोगों को, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मनी। आगे बढ़ लेते हैं। In the run-up to the elections now, schemes guaranteeing income to the poor through budgetary transfers have been announced by both भारतीय जनता पार्टी and the Congress. मतलब यहाँ पे अब स्कीम्स की बात की गई है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लाई हैं अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम ये स्कीम ले आएंगे, हम वो स्कीम ले आएंगे। तो मेजर डिस्कशन आगे इसी के बारे में है। चलिए, एक्चुअली द बीजेपी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि paying farm household below a threshold 6,000 a year is already in place. तो हम लोग जानते हैं पहले इस साल स्टार्टिंग में जब इंटरिम बजट आया था तो जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने
इस स्कीम के बारे में बताया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी 1 फरवरी 2019 जब इंटरिम बजट अनाउंस किया गया था उसमें बताया गया था कि करीब 120 मिलियन फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है उनको एक साल में 6,000 रुपये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे दिया जाएगा। ये जो पूरी मतलब स्कीम है ये फरवरी से लॉन्च हो चुकी है और ये बीजेपी ने लॉन्च की है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया जो बीजेपी ने किया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। The PM Kisan has however been dropped by the promise of न्यूनतम आय योजना of the Congress। अब पहली स्कीम हमने बता दी, अब दूसरी स्कीम जो कांग्रेस की है इसमें लिखा है PM किसान हैज बीन ड्रॉप्ड, मतलब PM किसान की जो योजना है उसको काफी छोटा बना दिया है। जो अभी नई स्कीम कांग्रेस ने अनाउंस की है अपने इलेक्शन कैंपेन के टाइम में, न्यूनतम आय योजना, इसमें क्या है जो भी मनी है वो कम से कम 12 टाइम्स ज़्यादा है जो राहुल गांधी ने अभी अनाउंस किया है। इसमें राहुल गांधी ने क्या बोला है कि वो एक मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम यानी न्याय को लॉन्च करेंगे जो कम से कम 5 करोड़ पुअर फैमिलीज को टारगेट करेगा। इसमें होगा क्या कि वो मिनिमम 6,000 पर मंथ देंगे। ऊपर वाली स्कीम में 6,000 पर ईयर दिया जा रहा था, इसमें वो बोल रहे हैं हम पर मंथ 6,000 लोगों को देंगे, यानी ऑन एंड ऑल पूरा जो एनुअल अमाउंट आ जाता है वो करीब 72,000 आ जाता है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो कांग्रेस ने बढ़ा दिया। तो इसका जो मेजर एम हमें दिखता है वो क्या है कि बीजेपी ने जो लाया उससे ज्यादा अमाउंट वाला स्कीम कांग्रेस ले आई है टू एल्योर वोटर्स को जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, अमाउंट ज्यादा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे कोशिश यही की जा रही है कि हम एक स्कीम के ऊपर दूसरी स्कीम लाएं। ये देखा नहीं जा रहा है कि हम जो मेजर रूट कॉज है पॉवर्टी का उसको हटाएं। आगे पढ़ लेते हैं। अब ये इसी न्याय योजना के बारे में बात हो रही है। इट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट 3.6 लाख करोड़ पर एनम एट करंट प्राइसेस। दिस कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ द सेंट्रल बजटरी आउटले फॉर 2019-20। अब यहाँ पे बताया ये जो स्कीम है कांग्रेस की भी वो करीब से करीब 3.6 लाख करोड़ पर एनम कॉस्ट करेगी और ये 13% है। जो नॉर्मल जो पूरा बजट 2019-20 का डिक्लेयर हुआ है उसका 13% है ये अमाउंट। But the point is that at 13% of the outlay, Nyay would amount to more than twice the combined expenditure on health, education and more than capital expenditure in the same budget. They being the items of public expenditure that most impact poverty in the long run. अच्छा, अब ये जो 13% outlay है ये कम से कम twice होगा जो एक्सपेंडिचर हम लोगों के बजट में है हेल्थ, एजुकेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अब जब इतना सारा अमाउंट हम एक स्कीम पे ही दे देंगे तो हम एजुकेशन, हेल्थ इस पे क्या खर्चा करेंगे। और बेसिक जो चीज़ है हेल्थ एंड एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी को हटाने के लिए कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी कोई जॉब्स नहीं मिलेगी लोगों को और पॉवर्टी एलिविएट नहीं होगी। तो मेजर यहाँ पे कंसर्न यही है कि इतना ज़्यादा अमाउंट है इस पूरी स्कीम का जो हमारी मेजर जो टॉपिक्स हैं हेल्थ एंड एजुकेशन उनको कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रही हैं। आगे पढ़ लेते हैं। सो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम इन इंडिया वी कैन से दैट यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज फ्रॉम पब्लिक सोर्सेज आर नीडेड दो नॉट नेसेसरीली फाइनेंस थ्रू द बजट। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में बात की गई है कि हमें यूनिवर्सल बेसिक स्कीम्स लानी चाहिए, वो भी ऐसी जहां पे हम बजट में उसके लिए पैसे डिक्लेयर ना करें यहाँ, बल्कि जो हम लोग टैक्स पेयर से कुछ अमाउंट काट लें, जो टैक्स आता है लोगों से उसको हम एक जगह इकट्ठा कर लें और ये जो स्कीम्स हैं उन स्कीम में वो मनी को यूज़ किया जाए, ना कि बजट में उसके लिए अलग से एलोकेशन किया जाए। लास्ट हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। द ओरिजिनल केस फॉर अ UBI केम फ्रॉम यूरोपियन इकोनॉमिस्ट। This is not entirely surprising. Europe is perhaps saturated with publicly provided UBS. Also, the state in some of the countries is immensely wealthy. So, if a part of public revenues is paid out as basic income, the project of providing public services there will not be affected. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो भी टैक्स लोग पे करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट अलग रख लिया जाता है और उसी से ऐसी स्कीम्स को फंड किया जाता है। हमें अपने बजट में उसके एलोकेशन के लिए ज़रूरत नहीं होती है।
तो इसको इंडिया अडॉप्ट कर सकता है और इससे ये जो मतलब पूरा सिनेरियो उसको चेंज किया जा सकता है कि हम अपने बजट में एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे एलोकेशन करें। और ये जो ऐसी स्कीम्स हैं, हालांकि हमें स्कीम्स की जगह एक रूट कॉज को ढूंढना चाहिए, हमें जो है नौकरियां बढ़ानी चाहिए, पर अगर हम ऐसी स्कीम्स लाना चाहते हैं तो हमें टैक्स से पैसे काटने चाहिए और इस पूरे एलोकेशन को खत्म करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं कैपिटल एंड करेंसीज पे। तो सबसे पहली जो कंट्री है वो है कोलंबिया। तो कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा और करेंसी है कोलंबियन पीसो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पेरू, कैपिटल है लीमा और करेंसी है सोल। नेक्स्ट इज ब्राजील, कैपिटल है ब्रासिलिया और करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेनेजुएला, कैपिटल है करास्कस, नीचे दी हुई हैं 2 करेंसीज है वेनेजुएलन बोलीवर और सोवरेन बोलीवर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग चाइल, कैपिटल है सैंटियागो और करेंसी है चिलियन पीसो। और लास्ट हम लोग आ जाते हैं बोलीविया, सुक्रे इज द कैपिटल एंड बोलीवियन बोलीवियानो इज द करेंसी। तो ये हो गया कैपिटल एंड करेंसीज। अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं टोन ऑफ द आर्टिकल। बिल्कुल 2 अलग अलग जो है बिल्कुल 2 अलग अलग जो है यहाँ पे मैनिफेस्टो की बात हुई है। एक तरफ हम लोग मिनिमम बेसिक स्कीम उसकी तरफ बात हुई है, फिर दूसरी तरफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। दोनों में काफी कंपैरिजन है और ये बताया गया है कि किसमें कितने ज्यादा लूपहोल्स हैं और एक्चुअल में पॉवर्टी एलिविएशन या फिर पॉवर्टी इरेडिकेशन क्या जो है वो एग्जैक्ट टर्म यूज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसके टोन की बात करें तो काफी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ भी है, अलग अलग तरीके से जो है वो पैरामीटर्स यहाँ पे कंपेयर किए गए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग एडिटोरियल के एंड की तरफ, हम लोग कंक्लूजन की तरफ तो आ ही जाते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आज जो सुबह 10 बजे हम लोग 500 एरर करेक्शन सीरीज हम लोग उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कम से कम 50 के आसपास हम लोगों ने अभी तक एरर करेक्शन कर लिया है और आज भी कम से कम 15 से 20 सेंटेंस, 15 से 20 सेंटेंस आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं अलग अलग। एकदम 10 बजे कॉपी पेन जो है, नोटबुक पेन एकदम रेडी रख करके मेरे साथ बिल्कुल आ जाइएगा यहां पर यूट्यूब जो चैनल है, ठीक है, महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पे सुबह 10 बजे एग्जैक्टली हमारे साथ यहां पे 500 एरर करेक्शन सीरीज जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एक और न्यूज भी है, एक और इंफॉर्मेशन भी है जिसके बारे में मैम बताएंगी। अच्छी इंफॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं कहेंगे, तो उसके बारे में मैम जरा सा बच्चों को बताएं क्या है ये है वो इंफॉर्मेशन। देखिए अगर हम बात करें तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। एक बार वो स्लाइड यहां पे थोड़ा सा लग रहा है स्टक हो गया है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन क्या है, एक बार मैम बताइए बच्चों को कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, कौन सी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है कि 17 अप्रैल 11 बजे हम एक लाइव शो करने वाले हैं और वो महिंद्रा गुरु का आखिरी वीडियो होगा। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन। उस वीडियो में हम आपसे क्या बोलना चाहते हैं उसको जानने के लिए प्लीज उस दिन 11 बजे यानी 17 अप्रैल को हम लोग के साथ जुड़े और जाने उस वीडियो में हम लोग आपके लिए क्या लाने वाले हैं और क्या आखिरी वीडियो है तो क्या होने वाला है। सर आप बताइए जरा। बिल्कुल, महिंद्रा गुरु का यूट्यूब जो है आखिरी वीडियो है 17 अप्रैल सुबह 11 बजे की जो वीडियो चलेगी वो बिल्कुल महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल की आखिरी वीडियो होगी। तो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या चीज हो गई है, तो बिल्कुल उसका रीजन जानना अगर है तो 11 बजे तक हमारे साथ बिल्कुल जुड़ जाइएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। उस दिन हम लोग इस बात पे अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं। इसके बाद फिर से आपके सेशंस लगे हुए हैं तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इससे पहले 10 बजे आपसे फिर से मैं मिलने वाला हूं 500 एरर करेक्शन सीरीज के साथ। तब तक बहुत अच्छे से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू।